कोरोना की दूसरी लहर भारत में जिस प्रकार से फैल रही है वो तो आप सभी लोग देख रहे हैं। हर रोज 3 से 4 लाख लोग मरीज के तौर पर मिल रहे हैं। 2 से 3 हजार लोगों की मृत्यु हर रोज हो रही है। इसके लिए देश विदेश के लोगों ने अभी तक तो मोदी सरकार और उनके घमंड को या उनकी गलतियों को ही जिम्मेदार माना है। लेकिन क्या मोदी सरकार ने किन कारणों की वजह से इस महामारी की तरफ या इस दूसरी लहर को नजरअंदाज कर दिया? क्या ये वजह चुनाव है? क्या ये एक वजह है या इसके पीछे अन्य और कुछ कारण है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम साहब है। हम उनका स्वागत करते हैं एमएनटीवी पर। इसके अलावा एमएनटीवी के मुख्य संपादक माननीय कुमार काले सर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सर, मेरा सवाल आपसे है, मिश्राम साहब से है कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर है, इस दूसरी लहर में जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 लाख लोग मरीज के तौर पर मिल रहे हैं डेली। 2 से 3 हजार लोगों की मौत हो रही है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्यों? सबसे पहले तो मैं क्योंकि ये जो लहर है या 3 से 4 लाख का जो आंकड़ा है जी, ये आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर का है जी, राष्ट्रीय स्तर कि किसी एक राज्य का नहीं है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले लहर के दौरान इसके विरोध में स्टैंड लिया था, प्रधानमंत्री ने स्टैंड लिया था और इस मुद्दे पर पहल किया था जी, और सबसे ज्यादा सक्रियता प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। अगर प्रधानमंत्री के द्वारा की गई पहले लहर के विरोध में जो पहल थी उसके साथ आज का व्यवहार अगर तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री दूसरे लहर के संदर्भ में निष्क्रिय है जी, और इसलिए इसको किसी भी दूसरे को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। एक राष्ट्र के तौर पर प्रधानमंत्री देश के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, जी, भाजपा के नेता होते हैं और देश के प्रधानमंत्री होते हैं। सभी देशवासियों के प्रधानमंत्री होते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए लोगों की ये उम्मीद होती है प्रधानमंत्री से कि इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नेतृत्व देने का कार्य करे। मगर प्रधानमंत्री ने इस संकट की घड़ी में नेतृत्व करने का कार्य नहीं किया। इस वजह से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जिम्मेदार है, जी, ऐसे मेरा मानना है। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि बहुत एग्रेसिवली पहली लहर जब आई थी या कोरोना ने जब दस्तक दी थी मार्च के महीने में, तो बहुत एग्रेसिवली प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसको लेकर पहल की गई। तुरंत ही उन्होंने 11 कमेटियों का गठन किया जो एक एम्पावर्ड ग्रुप्स थे। 29 मार्च को उसकी घोषणा हुई, उसका गठन हुआ। तो और उसके बावजूद भी दूसरी लहर को टैकल करने में या दूसरी लहर ये पहले लहर से बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अगर ये पहले ही इतना अगर जान माल का नुकसान हुआ होता तो हम ये समझ सकते थे कि हमारा ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत में या दुनिया में। लेकिन पिछले साल का पूरा अनुभव होने के बाद भी इस दूसरी लहर को टैकल करने में या उसको संभालने में वो जो 11 कमेटियां थी वो भी नाकाम या जिस प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिए था उस प्रकार का मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये प्रशासनिक विफलता भी रही है इस पूरी महामारी में, और इसके लिए भी कुछ आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये जो 11 एम्पावर कमिटियां, सर्वशक्तिमान कमिटियां बनाई गई थी, जी, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाई गई थी। जी, पीएमओ के द्वारा वो कमेटियां बनाई गई, पीएमओ के द्वारा ये बनाई गई थी। पीएमओ का बिल्कुल। मतलब ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीएमओ जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा जी,
बनाई गई थी, इसका मतलब है प्रधानमंत्री के द्वारा ही बनाई गई थी ये कमेटियां। जी। तो नेतृत्व करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी, उन कमेटियों के द्वारा कार्य करवाने की जिम्मेदारी जी। कमेटियों का काम कार्य करने का था, और उनसे कार्य करवाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी। जब प्रधानमंत्री खुद ही निष्क्रिय है तो वो कमेटियां भी निष्क्रिय हो गई। इसलिए कमेटियों को, प्रशासनिक कमेटियों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, प्रधानमंत्री खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। जी। जी, जैसे सर अभी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया चुनाव आयोग को लेकर कि चुनाव आयोग इस महामारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार है और उनके अधिकारियों पर हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इस प्रकार की टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से की गई। तो क्या इन 11 एम्पावर्ड कमेटियां और जो प्रधानमंत्री जो इसके लिए जिम्मेदार है, आप भी बोल रहे, देश विदेश के लोग भी इसके यही बोल रहे हैं, तो क्या उन पर भी इस प्रकार के मुकदमे दायर होने चाहिए, ऐसा भी कुछ लगता है आपको? मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव आयोग को अभी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में जो कार्य कर रहा था वो भारत सरकार का डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहा था। जी। इसलिए उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री के ही नियंत्रण में था। जी। जी। इसलिए चुनाव आयोग ने जो फैसले किए वो फैसले चुनाव आयोग के नहीं थे, और प्रधानमंत्री और भारत सरकार के ही फैसले थे। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए भी प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार है और चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं जी। कि आखिरकार क्या ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री को क्या इस बात की कल्पना नहीं थी कि WHO के द्वारा दूसरी लहर आ सकती है? इसकी वार्निंग देने के बावजूद भी जी। प्रधानमंत्री सतर्क क्यों नहीं हुए? जी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जानकारी के अभाव में उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया? मेरा ऐसा मानना है कि जानकारी के अभाव में प्रधानमंत्री ने ये स्टैंड नहीं लिया, ये एक रणनीतिक स्टैंड है। सर, क्या आप इसको विस्तार से बता पाएंगे? प्रधानमंत्री खुद ये चाहते हैं कि कोरोना बढ़े, देश में कोरोना की सुनामी आ जाए, देश में कोरोना का भयंकर राष्ट्रीय संकट खड़ा हो जाए। इससे एक फायदा होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? इससे 2019 के चुनाव में जो ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता गया, उस पर से लोगों का ध्यान पूरी तरह से हटाया जा सकता है। जी। सुप्रीम कोर्ट जब कोरोना महामारी फैल जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट नहीं रहेगा और जी। ईवीएम के घोटाले पर सुनवाई नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट के तौर पर काम नहीं कर रहा है, और लगभग 10% ही कोर्ट काम कर रहा है। जितने जज है वो सारे जज काम नहीं कर रहे हैं, केवल 10% जज काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ओपन कोर्ट नहीं है। ओपन कोर्ट ना होने की वजह से जो ईवीएम घोटाले के केसेस पर हियरिंग नहीं हो रही है, ये फायदा नरेंद्र मोदी को हो रहा है। दूसरा, राफेल के केस के विरोध में जो देश में माहौल बन रहा था, जी, उसके साथ साथ वो जो जजमेंट दिया गया था रंजन गोगोई द्वारा, उसके साथ साथ जो राम मंदिर के ऊपर संविधान के विरोध में जाकर के जो फैसला रंजन गोगोई ने दिया, 5 अगस्त को उसका शिलान्यास भी हुआ। जो ईवीएम का मुद्दा है उस पर चीफ जस्टिस के द्वारा जो निर्णय दिया गया, ये 3 बड़े फैसले हैं जिनके विरोध में दोबारा केसेस गए हुए हैं और रिवीजन के केसेस है। इसके बारे में भी वो ये चाहते थे कि हियरिंग ना हो, ऐसा ही हो रहा है।
ओपन कोर्ट में कोई हियरिंग हो नहीं रही है। ये एक बड़ा मामला मैं ऐसा मानता हूं कोरोना के फैलने की वजह से हो रहा है, और कोरोना के फैलने से केंद्र सरकार को फायदा हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी के निष्क्रियता की वजह यह है कि इस पर से लोगों का ध्यान हटाया जाए। दुनिया के लोगों का यह सोचना कि केवल चुनाव पर ध्यान होने की वजह से नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं मानता जी। चुनाव में ध्यान होने के बावजूद भी 24 घंटा तो चुनाव में ध्यान नहीं दिया जा सकता, ना दिया जा रहा था। बाकी का समय नरेंद्र मोदी एम्पावर कमिटियों से सक्रिय करके काम करवा सकते थे। उनको काम करना नहीं था, करवाना था। तो एम्पावर कमिटियों से काम करवा सकते थे, वो काम उन्होंने नहीं करवाया। और वो काम करवा सकते थे, इसके बावजूद भी नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो चाहते थे कि कोविड बढ़े, महामारी बढ़े, और जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा एक किसानों का आंदोलन ठप पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो है ईवीएम के विरोध में और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों के विरोध में, वो हियरिंग नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी अहम बातें हैं जिसकी वजह से ये नरेंद्र मोदी की निष्क्रियता, ये जानबूझकर विचारपूर्वक रणनीति बनाकर किया गया मामला है, ऐसा मेरा मानना है। ये केवल चुनाव की वजह से नहीं हो रहा है। इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। मेश्राम जी, अभी आपने किसान आंदोलन के बारे में कुछ बात कही। पिछले 5 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार की तरफ से कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये लगातार 5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, मगर सरकार उनकी किसी बात की चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। और अभी आप ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को दबाने के लिए सारी चीजें की जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसको विस्तार से आप समझाइए कि भाई इसका और कोविड का क्या मामला। किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो केंद्र सरकार उसको हैंडल करने में विफल हो गई जी, उसका समाधान करने में विफल हो गई जी, उसको खत्म करने में भी विफल हो गई जी जी। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में केंद्र सरकार ने ये सोचा कि यदि कोविड की महामारी बढ़ जाती है तो किसान आंदोलन की खबरें मीडिया से आउट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। लगभग सर सारे मेन स्ट्रीम मीडिया से तो खबरें गायब है। जी, और वो ये चाहते थे, ऐसा ही हुआ। वो रणनीतिक मामला है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए उन्होंने ये योजनाबद्ध तरीके से कोविड को बढ़ाने का काम किया। ये बहुत बड़ा देश के विरोध में षड्यंत्र है और पार्टी के हित में सोचने का मामला है। ये बहुत ज्यादा दुखदाई बात है, और मगर ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा अलग अलग राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कोविड की इस महामारी के लिए सरकार को फटकार लगाई है। तो ऐसे में भी जब हाई कोर्ट भी अलग अलग राज्य सरकारों को कह रही है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कह रही है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार का जो रवैया है वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या कारण लगते हैं? देखो, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये रणनीतिक स्टैंड है। अगर ये रणनीतिक स्टैंड नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद केंद्र सरकार बहुत तेजी से काम करती। मगर चूंकि ये रणनीतिक स्टैंड है और इसका उनको फायदा हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार वैसी की वैसी बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। यही तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी उनके अंदर कोई किसी किस्म का कोई खास बदलाव होता हुआ दिख नहीं रहा है। जी, यही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये रणनीतिक स्टैंड है। पिछले 6-7 सालों से बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये बात लगातार प्रचार में लाई जा रही है। मीडिया भी इस बात को बार बार कहता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा। मगर ये विश्वगुरु भारत आज कोविड की इस महामारी में एक विश्व के दरवाजे पर एक भीख मांगने की स्थिति पर खड़ा है। ऑक्सीजन हो, वैक्सीन हो,
इसेंशियल सारी मेडिसिन हो, वो सारी की सारी दुनिया भर के देशों से भारत में एक मदद के तौर पर भेजी जा रही है। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी जो बेसिक चीजें है वो प्रोवाइड करने में भी सरकार कामयाब नहीं हुई। तो इसके पीछे भी क्या बात? केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली सरकार मानी जाती है, होती है जी उनके पास साधनों संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको उनको मदद करने का ऐलान किया था तो भारत सरकार ने इनकार किया। हाँ, शुरू के समय भारत में सरकार के पास इतने ज्यादा साधन संसाधन होते हैं कि वो चाहे तो सारे देश की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। जी इतने ज्यादा साधन संसाधन उसके पास है, मगर केंद्र सरकार वो साधन संसाधन दबा के बैठी है। जी राज्य सरकारों का जीएसटी का जो शेयर है वो नहीं दे रही है संकट काल में। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि राज्य सरकारें विफल हो जाए जो तो नॉन बीजेपी स्टेट है उनको फैलेगा, जितना ज्यादा फैलेगा उतना हाहाकार मचेगा, जितना हाहाकार मचेगा उतना ज्यादा उनके जो संकट के मुद्दे हैं, उनके खिलाफ जाने वाली बातें हैं, उनके तरफ लोगों का ध्यान हट जाएगा। यही हो रहा है। सर, बीजेपी के ऊपर एक लगातार ये आरोप लगता गया, आपने भी इसको काफी बार दोहराया कि चुनाव के लिए मिलिट्री तक का इस्तेमाल किया गया। कारगिल का मामला हो या पुलवामा का मामला हो या अभी सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हुए हमले हो, और अब जैसे आप ये कह रहे हो कि इस बार तो सरकार को बचाने के लिए महामारी का भी सहारा लिया जा रहा है, तो क्या सरकार अपनी ही लाशों की ढेर पर अपनी सत्ता बनाना और टिकाना चाहती है? ये जो बीजेपी आरएसएस का अंध राष्ट्रवाद है, ये अंध राष्ट्रवाद की वजह से हो रहा है। सर, ये अंध राष्ट्रवाद है। कैसे सर? राष्ट्रवाद जो है इसकी वजह से पुलवामा का, इसकी वजह से मिलिट्री का, इसकी वजह से कारगिल का, और ये लोग इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल करते रहे हैं जी और लोग भी इसको चुपचाप सुनते रहे, देखते रहे, मानते रहे हैं। ये अंध राष्ट्रवाद है, अंध भक्तों को खुश करने वाला राष्ट्रवाद है, अंध राष्ट्रवाद है। ये अंध राष्ट्र की वजह से उनके जो अंधे भगत है वो उनसे खुश होते रहते हैं। लेकिन सर, इस महामारी में तो बीजेपी के कई नेता बीजेपी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी ऑक्सीजन की मांग करते हुए, हॉस्पिटल की वेंटिलेटर की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ तो उनके एमएलए तक की हॉस्पिटल ना मिलने की वजह से, बेड ना मिलने की वजह से डेथ हुई। तो ये जो महामारी फैल रही है उसमें उनके जो अपने पार्टी के जो नेता है वो भी उसके शिकार हुए हैं। तो क्या बीजेपी अपने ही नेताओं को खत्म करके ये राजनीति कर रही है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, मगर बीजेपी में दो लोगों का चलता है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बाकी तो पार्टी है ही नहीं। कोई तीसरे आदमी का नाम दिखाई देता है जिसका कोई सुनवाई हो रही है, जिसके आवाज का कोई महत्व है? जी जी इवन भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका भी कोई सुनवाई है, उसकी भी कोई किसी बात का कोई वजन है? ऐसा माना जा सकता है? ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, केवल दो आदमी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। कोई पार्टी का नेता कुछ बोले, कोई केंद्रीय मिनिस्टर बोले, ऐसा कोई उदाहरण दिखाई नहीं दिया। तो उनके लिए तो दो ही लोग हैं बस, बाकी अगर मरते हैं, जिंदा रहते हैं, या वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं उनके लिए। जी सर, आपने तो जैसे ज्यादा से ज्यादा शहीद का दर्जा दे देंगे। जी 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 वे पार्टी के लिए शहीद हो गए। जी, अभी जैसे आपने कहा कि इन मुद्दों को, जैसे किसान आंदोलन हो या राफेल का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, इसको दबाने के लिए केंद्र सरकार खुद ये चाहती है या केंद्र सरकार इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जबकि वो कंट्रोल कर सकती है, उसके अंदर इतनी क्षमता या उतने साधन उनके पास है। लेकिन इसके बावजूद भी जनता जो है वो बीजेपी के ही विरोध में जा रही है। जो सोशल मीडिया में बातें हो रही है कि महामारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बीजेपी के विरोध में ही तो वातावरण जा रहा है, सारा माहौल बन रहा है। तो बीजेपी अपने ही विरोध में क्यों बनाने में माहौल बन रहा है?
मगर विद्रोह तो खड़ा नहीं हो रहा है। जी माहौल जा रहा है, मगर बीजेपी के विरोध में विद्रोह खड़ा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेता चिदंबरम ने तो जनता को विद्रोह करने के लिए भी कहा, मगर हो नहीं रहा है। अच्छा, जी लोग तो क्या अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्या लॉकडाउन की वजह से संगठित विरोध नहीं हो पा रहा, या लॉकडाउन इसमें कोई भूमिका निभा रहा? लॉकडाउन की वजह से नहीं, लोग जो एंगेज है, लोगों का दिमाग कोविड की वजह से एंगेज है। जी एक तो वो लोग एंगेज है जिनके परिवार और जिनके बहुत नजदीकी लोग जो है संक्रमित है, हॉस्पिटलाइज है या जी क्वारंटाइन है, और बाकी लोग जो है डरे हुए हैं। मीडिया इस तरह का मामला इस तरीके से उछाल रहा है, जो प्रो मोदी मीडिया है इस तरीके से माहौल बना रहा है कि राष्ट्रव्यापी भय पैदा हो गया, भय पैदा किया गया। तो इस भय की वजह से लोग जो है अपने घरों के अंदर दुबक के बैठे हुए हैं, कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। जी तो आप ऐसे मानते हैं कि ईवीएम का मुद्दा, किसान आंदोलन और राफेल का जो मुद्दा है, ये बड़े मुद्दे हैं? राफेल नहीं, केवल राफेल नहीं, राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा है, मुद्दा और ईवीएम पर रंजन गोगोई ने दिया हुआ गलत फैसला, इसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं हो रही, मगर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और हमारी केस भी रिवीजन में है। जी लेकिन वो कोर्ट ओपन नहीं हो रहा है। जी तो ये बड़े मुद्दे हैं जिससे जिससे बीजेपी के विरोध में विद्रोह हो सकता है। इन मुद्दों को दबाने के लिए आपका कहना है कि वो विरोध सह लेंगे लेकिन विद्रोह नहीं होने देना चाहते करने के लिए। अब डाइवर्ट हो गया है, सारे के सारे मुद्दे डाइवर्ट हो गए हैं, केवल एक ही मुद्दा नेशनल एजेंडे में आ गया है। जी जी सारी चर्चाएं बंद हो गई है। जी जी बिल्कुल, केवल एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है, कोविड। यही वो चाहते थे। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाने के बाद सारी केंद्र सरकार हिल जानी चाहिए थी, नहीं हिल रही है। जी जी क्योंकि ये विचार पूर्वक निष्क्रियता धारण की गई है, विचार पूर्वक निष्क्रियता धारण की गई है, बगैर सोचे समझे नहीं है। सर अगले महीने, मतलब इस महीने के एंड को 30 मई को सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे और इस 2 साल में भी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर या जो अलग अलग केसेस जो कोर्ट में गए हुए हैं उनकी अभी 2 साल होने तक सुनवाई नहीं हुई। प्रोविजनल डाटा के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर घोषित किया है। आपने भी पिछली बार के इंटरव्यू में इस बात को कहा था कि कोई ऑथेंटिक फिगर जो है अभी भी उन सीटों की इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषित नहीं हुई। तो इतना समय किसी केस की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में क्या वाकई लगता है, या अगले 3 साल में भी इसकी? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, या अगले 3 साल तक ये चलेगा? मोदी को हो रहा है, या अगले 3 साल फैसला तक आ गया होता अब तक, या ये इस केस पर अब तक फैसला आ गया होता, सर साल भर के अंदर फैसला आ गया होता। जी अगर ये महामारी नहीं होती, कोर्ट शुरू होते तो ये फैसला होता तो फैसला आ गया होता। फैसला आना महामारी से पहले भी सर लगभग एक 8-9 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट के पास में था। मार्च महीने में लॉकडाउन लगाया और मई में चुनाव हुए तो तुरंत कुछ संगठन जो है या अलग अलग एनजीओ जो है रिजल्ट को लेकर कोर्ट में गए थे। मगर चीफ जस्टिस बोबड़े जी थे, जो उनके दादा आरएसएस के ऑल इंडिया के हेड थे, ये उनका पोता चीफ जस्टिस हो गया। उनके पास ऐसा सुनने में आया कि 9 बार प्रस्ताव गए कि कोर्ट को ओपन किया जाए सीनियर जजेस के द्वारा, मगर ओपन नहीं किया गया। केवल इमरजेंसी केसेस को ओपन अगर किया गया होता तो फिर हियरिंग करना पड़ता। जी, बोबड़े जी ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट केसेस को दबा के रखा। वर्तमान चीफ जस्टिस भी उस पर हियरिंग करने के लिए राजी नहीं है, अभी भी उसकी कोई बात नहीं हो पाए। अभी एक बेंच है जस्टिस चंद्रचूड़ का, जो अगले बार चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, मतलब इनके बाद जी रमन्ना, जस्टिस रमन्ना के बाद भी चीफ जस्टिस बनेंगे संभवतः। तो उनका बेंच केवल काम कर रहा है 3 जज का। 31 जज है टोटल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें केवल 3 जज जो है वो वर्किंग में है जी। इसका मतलब 10% काम कर रहा है जी।
ओपन कोर्ट होने के बाद सारे के सारे जज काम करते हैं, बिल्कुल, और ओपन करते हैं, आमने सामने बहस होती है। जी जी, तो ये थे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब, जिनका ये कहना है, जिन्होंने बहुत ही संगीन और बड़े आरोप लगाए हैं कि सरकार जानबूझकर इस कोविड महामारी को नियंत्रित नहीं कर रही है, ताकि वो विरोध तो सह लेगी, विरोध जो हो रहा है वो सह लेगी, लेकिन विद्रोह के जो मुद्दे हैं, ईवीएम का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, राम मंदिर का फैसला जो रंजन गोगोई द्वारा संविधान के विरोध में जाकर दिया है, राफेल का फैसला हो, ये जो विद्रोह के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को दबाने के लिए वे जनता का विरोध सहने के लिए तैयार है, ऐसा मोहम्मद मेश्राम साहब इन्होंने कहा है। इस पर अभी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? ये जो अभी हमने चर्चा की, मोहम्मद मेश्राम साहब ने जो आपको कुछ बातें बताई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। यह वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिन लोगों को भी इस बात की इस सच्चाई का पता नहीं है, उन लोगों तक इस सच्चाई पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।